So, good afternoon, everyone. Today's date is 27th of April. जहाँ पे आज हम लोग का थर्ड क्लास है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था। सबसे पहले उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। सब लोग अपना मॉड्यूल निकाल ले बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास का होमवर्क है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करके क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्लास का ये फ्लो रहेगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद इन क्लास एक्सरसाइज। हमने आपको पूरा एक्सरसाइज होमवर्क दिया था, आई थिंक एडवांस पोर्शन नहीं दिया था, जो कि आज दूंगा, ठीक है। आज हम लोग इन क्लास और होमवर्क को करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। किसी को भी 1 to 4 में डाउट है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स। Just raise your hands if any doubt in question number 1 to 4. अर्णव ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। अर्णव देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शिखर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डाउट पूछा है, सर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट लेते हैं। ऑपोजिट हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। क्लियर है? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैंने एक एग्जांपल दिया था बल्ब वाला। हमने दिखाया था आपको कि मान लीजिए एक बल्ब है और आपने एक बैटरी लगा दिया है। तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल होगा। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर टू लोअर मूव करता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर टू हायर मूव करता है। क्लियर है? तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर टू हायर मूव करते हैं, लोअर टू हायर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो लोअर टू हायर की तरफ होता है। तो इसी वजह से जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम क्या देखते हैं, क्या इसका आंसर होगा? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये भी बड़ा सिंपल है। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 पॉइंट ए और बी, ठीक है, मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी। 2 पॉइंट के बीच अगर मैं कह रहा हूं, 2 पॉइंट के बीच में अगर कह रहा हूं कि 1 वोल्ट है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि 1 जूल का हमें वर्क करना पड़ा है चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में। इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 1 volt can be defined as when 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge from one point to another, then potential difference is said to be 1 volt. Clear है क्या? Is it clear? ये 1 to 4 में किसी को कोई डाउट नहीं है? Just put on chat पे डालें किसी को भी 1 to 4 में कोई डाउट है। वो will, I think 1 to 4 में किसी को डाउट नहीं है। We will move for our 5 to 8। इसमें किसी कौन सा डाउट है? I've got 7। सॉरी, इन क्लास एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। होमवर्क पे हम लोग आएंगे, होमवर्क भी हमारे पास मेंशन है। 5 6 किसी को डाउट नहीं है? 6 इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया नहीं है अभी, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 7 में डाउट है क्या? साहिल ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ठीक है। साहिल ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में क्वेश्चन बोल रहा है क्यू अपने पास कितना है? क्यू है अपने पास 1 कूलम।
क्लियर है? क्यू अपने पास 1 कूलम है और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा क्या? तो कितना होता है Q, 1 इंटू 6, 6 जूल हो जाएगा क्या? अपूर्वा क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया क्या साहिल? एनीवन एनीवन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7? 8 डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? साहिल ने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। साहिल क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा कंफ्यूजन का एलिमेंट दिया गया है। आपको जबरदस्ती का 220 वोल्ट दिया गया है जिसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं 8 नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो 8 में करंट दिया हुआ है अपने पास 0.2 एम्पियर। अपने पास चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, यानी 0.2 इंटू 3600। एक आवर में कितना सेकंड, 3600। क्या ये 720 कूलम आया था क्या? अच्छा, साहिल ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही बता के चला गया। ठीक है, आई जस्ट एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सबको? एक 9 नंबर क्वेश्चन था, ये हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 9, अमन ने 9 में डाउट पूछा है। अमन ये ना क्वेश्चन फिर फंसाने वाला क्वेश्चन है, फिर फंसाने वाला क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है ये भी। आपके पास चार्ज दिया हुआ है 96,000 कूलम, 96,000 कूलम, और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो वर्क डन पूछ रहा है, व्हाई डू यू नीड आवर? आवर की कोई जरूरत नहीं है। वर्क डन इक्वल्स टू कितना होगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q कितना है, हो गया अपने पास 50 इंटू 96,000 हो जाएगा क्या? ये कुछ आ रहा है क्या, 480 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इज इट क्लियर क्या? बोलिए, अमन क्लियर है क्या? IC 1 to 9 क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं, शिखर हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे सकता है, बट आंसर तो वही होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 10, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। किसी को डाउट है क्या? हाँ सही है, सही। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? कोई डाउट नहीं है, ये 40 होगा इसका आंसर वैसे। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो पहले दिन ही होमवर्क दिया था ये तो। विवेक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। विवेक देख लेते हैं। आपके पास करंट दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, करंट दिया हुआ है। आपको पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। पहले तो I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी इक्वल्स टू I। तो Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। क्लियर है? कितना हो गया, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 करंट। टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो कितना हो गया, क्लियर है? ये हो गया Q। अब Q आ गया तो अपने को Q नहीं पूछा है, अपने को पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो Q इक्वल्स टू कितना होता है, N इंटू ई। अब हम जानते हैं आगे कि N इक्वल्स टू N इंटू ई, तो E N का नंबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, ये 10 बाई 1.6 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10 टू द पावर 30। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख सकते थे शिखर, कोई दिक्कत नहीं। शिखर ने बोला कि सर इसको सीधा सीधा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 को 10 टू द पावर -5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड पॉइंट शिखर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ क्या विवेक? विवेक, इज इट क्लियर टू यू फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट देखते हैं। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। हाउ मेनी चार्ज स्ट्राइक? इस बार आपसे चार्ज पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है।
इस बार अपने को सीधा सीधा क्या लिखना है, I इक्वल्स Q इक्वल्स टू I इंटू टी, I इंटू टी। अपने पास I तो पता ही है 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा टाइम पूछा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, कितना हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम यानी 600 माइक्रो कूलम कह सकते। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर विवेक? बिल्कुल सही शिखर, मैंने माइक्रो में लिखा है, कुछ लोग उसको मिली में लिखना चाहेंगे, तो मिली में लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.6 मिली कूलम। बिल्कुल हटा सकते हैं शिखर, आपकी मर्जी है। ठीक है, आई हैव गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम अदिति। अदिति हैंड रेज कर रहे हो, साहिल आपने भी हैंड रेज किया, पहले अदिति से फिर साहिल आपसे। साहिल आपने पहले ही हैंड रेज कर रहे हो। हाँ सर ये 11 का जो फर्स्ट का आंसर आ रहा है सर वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स होगा। एग्जैक्टली 6.25 होगा। या मैं थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन में गलती किया हूँ। ये कुछ 100/16 आ रहा है, 25/4 आ रहा है ना, एटलीस्ट हो। वेरी गुड। चलिए अदिति ने हैंड, अदिति का हो गया। चलो होमवर्क के क्वेश्चन नंबर देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किसी को डाउट है क्या? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 4। साहिल हैंडल्स किया, साहिल पूछो। सर वहाँ पे साहिल सर 10 नीचे कीजिए ना स्लाइड थोड़ा, जो पहले किए थे सर। चलो सर यहाँ पे 600 इंटू 10 टू द पावर -6 है, तो सर उसके बाद नीचे कहाँ चला गया? इसको इसके बाद 600 इंटू 10 टू द पावर -6 के बाद हमने क्या किया, यही पूछ रहे हो ना? यस सर, तो 10 टू द पावर ये 10 -6 टू द कहाँ गया? पावर -6 कूलम को क्या हम लोग माइक्रो कूलम लिख सकते हैं? तो ठीक है ना? यस सर। चलो बढ़िया, हो गया। चलो होमवर्क में इसको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है अमन ने। अमन देखते हैं, अमन ने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। 2 देखते हैं अमन। व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं कह सकते क्या अमन? व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं कह सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है किसी ने। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ चार्ज। किस कंडीशन पे चार्जेस मूव करेंगे? याद करो, हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं चार्जेस, यही तो रीजन था करंट फ्लो करने का। पोटेंशियल डिफरेंस अगर देंगे तो ही चार्ज फ्लो करेगा। इज इट क्लियर क्या? करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? अगला, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन दिस कंडीशन। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई करता है? पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है बैटरी। इज इट क्लियर क्या? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है बैटरी। इज इट क्लियर? सेल कह सकते हो, बिल्कुल सही, राइटली सेड अमन, सेल। क्लियर है? तो आई थिंक 1 to 4 में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव अहेड। हमारे पास 3 और क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है पूछो। 5 6 7 5 6 7 मेरे पास अभी तक 7। साहिल ने 5 पूछा है क्या? साहिल 5 में डाउट है क्या? 7 तो है, चलो 5 में बताओ साहिल। नहीं, 7 में डाउट है। 7 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1 और V2। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1 और V2। अब मान लीजिए कि मुझे एक -Q चार्ज को ले जाना है, तो पहले तो वर्क डन फॉर्मूला याद करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, 2 पॉइंट के बीच होता था। वर्क डन बिटवीन A एंड B पर यूनिट चार्ज। और दूसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले हम लोग जानते हैं।
यही दो का को याद रखना और इसी के साथ टॉपिक भी हम लोग रिकॉल कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि VB माइनस VA, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज से देखना है तो हमें वर्क डन तो निकालना ही है, और चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो क्यों ना दोनों को इक्वेट कर दें। तो क्या वर्क डन बाई माइनस क्यू इक्वल्स टू V2 माइनस V1 हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर? तो क्या वर्क डन इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या माइनस क्यू V2 माइनस V1, तो क्या लिख सकते हैं क्या Q इंटू V1 माइनस V2? इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Just give me a second. शिखर ने पूछा, साहिल ने पूछा सर एक बार और, ठीक है चलिए बढ़िया समझा देता हूँ। साहिल मैंने बोला कि आप लोग को हमने बताया था कि फॉर्मूला हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का। पहला पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बताया था वो यही था क्या, कॉपी में रिकॉल कीजिए, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता था क्या। वर्क डन कौन सा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क किया गया पर यूनिट चार्ज क्या, बोलिए क्लियर है क्या? दूसरी बात देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था क्या, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है क्या। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों इस सीन में एक में क्या हो जा रहा है, वर्क डन अपॉन चार्ज हो जा रहा है। चार्ज कौन सा, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू को क्या, नहीं माइनस क्यू को लेके जा रहे हैं, हम लोग माइनस क्यू को लेके जा रहे हैं। तो माइनस क्यू को लेके जा रहे हैं तो लिख दिया माइनस क्यू, दोनों को इक्वेट कर दिया तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया, Q इंटू V1 माइनस V2। इज इट क्लियर क्या, इज इट क्लियर? पूर्वा क्लियर है सारा, कोई डाउट है इसमें? शिखर मैंने फॉर्मूला बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल बताया था क्या, क्या 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं क्या, देखो तो क्या हम 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, V2 माइनस V1 नहीं होगा क्या शिखर? चलो अब हम लोग आज का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है, सीधा सीधा समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कुछ नहीं कहते हैं, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सर्किट। या इसका डेफिनेशन को अगर लिखने जाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द क्लोज लूप थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ये वो क्लोज्ड पाथ है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में, क्लियर है, क्लोज्ड पाथ, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कई डिफरेंट कंपोनेंट्स से बना होता है जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिखना हो तो सब लोग पहले कॉपी में इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। एवरीवन राइट? Electric circuit is defined as the closed loop through which electrons flow. ठीक है सर, आपका डेफिनेशन बताइए ना पाथ के आगे। मैं बता, साहिल समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साहिल मैं समझा देता हूँ। साहिल मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या क्या होता है। तो बेसिकली ये वो पाथ है, क्लोज्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से।
तो जिस क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्लियर है क्या शिखर? अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला पार्ट होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप्स का होता है, ओपन और क्लोज। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट की। ये ओपन सर्किट क्या होता है? ठीक है, तो ओपन सर्किट उसको कहते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, जिसमें जो पाथ है वो किसी पॉइंट पे ब्रेक किया गया है। एग्जांपल देता हूं, घर में आपके फैन लगा हुआ है, आप स्विच को जब ऑफ कर देते हो तो फैन के सर्किट को आप क्या कर देते हो? ओपन कर देते हो। जैसे ही सर्किट को ओपन कर देते हैं, ये हम कह सकते हैं कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसको स्विच ऑफ केस भी कहते हैं हम लोग। तो ओपन सर्किट क्या कह सकते हैं? द सर्किट इन विच circuit which is incomplete and do not allow flow of current. क्लियर है? ये पहला पार्ट जो आपने पढ़ा वो पढ़ा ओपन सर्किट। क्या सबको ओपन सर्किट क्लियर है क्या? बेस्ट एग्जांपल है आपके घर का स्विच ऑफ। फैन को आप स्विच ऑफ कर दो, वो क्या बन गया? ओपन सर्किट बन गया। स्विच ऑन कर दो, वो क्लोज सर्किट बन गया। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। शिखर ने बोला कि सर ओपन सर्किट मतलब कि ब्रोकन फ्रॉम समवेयर। एग्जैक्टली, स्विच ऑफ करते हो सर्किट को क्या कर देते हो? ओपन कर देते हो। यानी आप इस सर्किट में स्विच ऑफ करने का मतलब कि आप एक जगह से कनेक्शन हटा देते हो, ये वायर क्या हो जाता है? सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सर्किट को ओपन करने के लिए हम लोग जनरली स्विच का यूज करते हैं। क्लियर है? सबने ओपन सर्किट लिख लिया क्या? सब कुछ अपनी कॉपी पे साफ साफ रहेगा तो हमारा रिवीजन बहुत आसान होगा। साफ साफ लिखते चलते। अगला आता है क्लोज सर्किट। अगला पॉइंट आता है क्लोज सर्किट। मुझे लगता है ये डेफिनेशन आप सबको बहुत हद तक क्लियर है। सर्किट विच इज कंप्लीट और थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। ठीक है, लिख लेता हूं। द सर्किट which allows flow of current through it. ऐसा सर्किट जो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, और ये कंट्रोल होता है स्विच से, जिसका हमने फिगर भी बनाया है आपको। 3 और 4 नंबर टेबल में 3 और 4 नंबर देखिए, तो कैसे हम लोग शो ऑफ करते हैं। इसका सिंबल, बिल्कुल इसका सिंबल हम लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। सिंबल तो सबका लिखना ही है हमने अपने को। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप्स हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत से कंपोनेंट होता है। बैटरी होता है, प्लग होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, वायर्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। उन सबको एक सिंबॉलिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग उस सिंबल्स को कैसे पहचानेंगे? इसी के लिए एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है।
हम लोग उस टेबल को एक बार जल्दी से राइटिंग और प्रैक्टिस कर लेंगे। दो चीज करेंगे, टेबल बनाएंगे हम लोग, अपने कॉपी में एक टेबल बनाएंगे। क्या होगा? पहला होगा इलेक्ट्रिक डिवाइस, पहले टेबल के एक पहले पार्ट में होगा इलेक्ट्रिक डिवाइस और दूसरे पार्ट में होगा सिंबल्स। टेबल आपको याद नहीं करना, हो जाएगा आपसे आज सीखा। टेबल आपको याद नहीं करना पड़ता, टेबल आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इतना सर्किट हम बनाएंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। ठीक है? और मुझे लगता है कि काफी चीजें आपके दिमाग में हैं भी, देखते हैं कैसे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल, अभी अभी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले सेल तो बनाया था। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है क्या? नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है क्या? पहला सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, एक से ज्यादा सेल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको हम लोग बैटरी भी कह सकते हैं। उसमें क्या किया हमने? पॉजिटिव नेगेटिव कई सारे सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, कई सारे सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसको हम लोग बैटरी कहते हैं, बैटरी। क्लियर है क्या? सब लोग टेबल को बना लो साफ साफ और एक एक करके लिखते चलो। ये क्लास 7 में पढ़ चुके हो क्या? वेरी गुड, तो याद भी होगा सब। ठीक है, पहला दो बिल्कुल क्लियर होगा सबको। थर्ड नंबर देखते हैं, स्विच ओपन, जिसको हम लोग स्विच ऑफ भी कहते हैं। हाँ साहिल, बताते चलूंगा, मैं थोड़े मान रहा हूँ कि आप 7 तक पढ़े होगे, भूल गए होगे ना। स्विच ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज को कहते हैं स्विच ऑन। क्लियर है? एक स्विच ऑफ है और एक स्विच ऑन है। क्लियर है? ठीक है, मेरा वीडियो ऑफ था, मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, चलो कोई। अगला देखते हैं, वायर ज्वाइंट, मतलब एक वायर को दूसरे वायर से ज्वाइंट कनेक्शन कर दिया हमने। तो कनेक्शन करते हैं तो कैसे शो करते हैं? एक वायर को जैसे जो ज्वाइंट पे पॉइंट हल्का सा बोल्ड शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वायर ज्वाइंट। सिंपल ऐसे बनाओ, ज्वाइंट कर दिया और जिस पॉइंट पे ज्वाइंट है उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड वायर ज्वाइंट। ठीक है, अगला, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूं, देखो सब लोग। वायर्स क्रॉसिंग, शिखर पूरा टेबल बना लिया? चलो थोड़ा समझते भी चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो करता हूं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। So I have too many। ठीक है, ये एक वायर है, एक और दूसरा वायर ऐसे है। ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, कनेक्टेड है क्या एक दूसरे से? क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? नहीं, बस एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। क्लियर है? तो इसका सिंबल कैसे हमने शो किया? 6th में, कि अ वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, एक दूसरे से ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, बस क्रॉस कर रहा है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब वाला सिंबल तो मैंने रोज बना ही रहा हूं मैं भी आजकल, मैं तो हमेशा ये बल्ब वाले सिंबल बनाता रहता हूँ। ये जो दूसरा बल्ब का सिंबल दिया गया वो मत बनाना, वो बनेगा नहीं एग्जाम में। तो जनरली सिंबल जो बल्ब का सिंबल होता है हम लोग यही यूज करते हैं, ये वाला बल्ब का सिंबल हम लोग यूज करते हैं
सिंपल डबल डबल राउंड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंटेशन है इसका, ऐसा ऐसा। साहिल कह रहा है पहले वाला स्लाइड दिखाइए। साहिल पहले वाला स्लाइड देखो, अभी नहीं लिखे हो। चलिए, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस आर, क्लियर है। ये रेजिस्टर आपको आज क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है। आज क्लास में ही आपको रेजिस्टर के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। रेजिस्टर और दूसरा आता है वेरिएबल रेजिस्टर। ये दोनों का ड्रॉ कर लो, हम आज बात करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टर कुछ नहीं है, ऐसा जिसका रेजिस्टेंस फिक्स ना हो, चेंज होता रहे। और दूसरा ये पहला वाला क्या है, कांस्टेंट का है। तो ये दोनों सिंबल आप बना लो, ये दोनों नया टर्म है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग टेबल बनाएं, सब लोग टेबल बनाते चलें। अब नीचे में 3 और डिवाइस दिए गए हैं, नीचे में 3 और डिवाइस दिए गए हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। सब लोगों ने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एम मीटर क्या होता है? एम मीटर बेसिकली जो होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अ डिवाइस used to measure current। क्लियर है? ये ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वोल्ट मीटर नाम से पता चल रहा है, अ डिवाइस used to measure voltage। तीसरा है गैल्वेनोमीटर, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। गैल्वेनोमीटर सबसे इंटरेस्टिंग है। ये करंट मेजर कम करता है, डिटेक्ट ज्यादा करता है। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर के बारे में। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ये जनरली सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, डिटेक्ट करंट। और ऑल्सो टू मेजर स्मॉल करंट और टू मेजर स्मॉल करंट। छोटा मोटा करंट मेजर करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर का। लेकिन गैल्वेनोमीटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? चलो ये छोटा मोटा करंट मेजर कर देता है, करंट डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है कि गैल्वेनोमीटर से ही एम मीटर और वोल्ट मीटर बनता है। तो एक नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूं, सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने को एनटीएससी लेवल पे काम आ जाता है। नोट, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर made up of galvanometer। इसके बारे में क्लास 12th में जब जाते हो तो आप डिटेल में पढ़ते हो कैसे गैल्वेनोमीटर से कैसे एम मीटर और वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये 3 नाम आए हैं नए, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में हम आगे भी आपको देंगे सर्किट के बारे में, ठीक है। हम सर्किट वर्किट थोड़ा यूज करने लगेंगे तो एम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको हल्का ज्ञान और दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सारा सिंबल्स वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? एवरीवन राइट इट डाउन इन कॉपी। लिख लिया तो सही, यस।
सबको समझ में आ गया, क्लियर है? तो हम अपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। लिख लो तो सही, यस और चैट। तो यस एंड चैट इफ रिटन, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ। चलो, लेट्स गेट टू आवर टॉपिक ऑफ ओम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग जब ओम्स लॉ की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लॉ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है अमन, देखिए लिखना है क्या अमन? कुछ छूटा हुआ है क्या? ठीक है, एम मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, ये लिख लिया सबने। अब आगे बढ़ते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ओम्स लॉ आपको पता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिसके वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से चार्जेस क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्या एक बात आपको नहीं समझ में आती है क्या, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट का फ्लो होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, क्या उतना ही ज्यादा चार्जेस का फ्लो नहीं होगा क्या? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देंगे, खुद सोचो ना कि आपने एक बर्तन रखा हुआ है, ऐसे जैसे पानी है, हल्का ऐसे करते हो पानी का फ्लो होता है, और ज्यादा ऐसे करते हो तो पानी का फ्लो और तेज नहीं होता है क्या? वहां पे भी क्या डिफरेंस था? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करेगा? ये हम अपने अंदाजे से आपको कह रहे हैं कि क्या हम ये मान सकते हैं क्या? यही चीज ओम ने कहा। यही चीज ओम ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। हम इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो हमने क्या माना, हम कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं अभी, ठीक है? सब लोग ये सर्किट खुद से बनाओ कॉपी में, सब लोग अपने कॉपी में सर्किट बनाओ, तब तक मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? लिखते हैं कंसीडर कंसीडर अ कंडक्टर of length L and cross sectional area area A maintained at constant temperature। सब लोग फिगर बनाएंगे at constant temperature। maintained at constant temperature, ठीक है? a potential difference एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, और ओम्स लॉ आ जाए तो a potential difference is maintained across कंडक्टर। इज इट क्लियर? क्या मेंटेन्ड से बढ़िया वर्ड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सही बात है, जो मेरे को सीन दिख रहा था फिजिक्स में, इसी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग।
कि हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया एल लेंथ का, ए एरिया लिया हमने इसका, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, हमने उसको एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस से किया तो आपको भी पता है कि एक पोटेंशियल हायर हो जाएगा ये वाला और ये लोअर हो जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा इधर, लेकिन करंट का फ्लो होने लगेगा इधर, तो पूरे सर्किट में एक करंट का फ्लो स्टेब्लिश हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? आप इस स्टेटमेंट को लिखिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। मैंने बोला कि हमने एक कंडक्टर ले लिया है एल लेंथ का, ए एरिया का, और उसके अक्रॉस बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाए हैं तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, उसके वजह से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, शिखर मैं समझा रहा हूं क्या कहना चाहते हैं। तो ओम्स लॉ हम समझना चाहते हैं। ओम्स लॉ के लिए ये हमने एक माहौल बनाया, कंडीशन बनाया कि बैटरी लगा दिया वगैरह। अब हम क्या कहना चाहते हैं, ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, समझते हैं, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, voltage across a conductor is directly proportional, समझते हैं, voltage across a conductor is directly proportional to current flowing through it, directly proportional to current flowing through it, provided all physical conditions, all physical conditions का मतलब क्या होता है, लेंथ और एरिया, all physical conditions and temperature remaining constant, यानी लेंथ एरिया और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेंथ एरिया मतलब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज करंट के साथ तभी बढ़ेगा जब लेंथ एरिया और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ का मैथमेटिकली, अगर सब लोग इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे ओम्स लॉ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और यहीं से हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली voltage is directly proportional to current, V directly proportional to current. Is it clear to all of you? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अखिलेश प्रीवियस स्लाइड देखना है क्या? देखो, शिखर मेरी आवाज आ रही है ना? रिया ने कहा सर एक बार और, रिया मैं समझा देता हूँ। रिया मैंने, अब रिया पूरे को समरी करता हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ समझने के पहले हमने क्या किया, हमने कंडक्टर लिया, एल लेंथ का लिया, ए एरिया का लिया, ठीक है, कंडक्टर लिया, उसके क्रॉस बैटरी लगा दिया, ठीक है। नहीं शिखर, थोड़ा आपका नेटवर्क इशू लग रहा है, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क ठीक है अभी तक तो, ठीक है, बट स्टिल। तो हमने क्या किया कि हमने एक कंडक्टर लिया लेंथ एल का और एरिया ए का, और हमने क्या किया, उसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब हमने बोला कि लेंथ एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कंडक्टर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन देने के बाद हमने देखा कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब कि अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी सर्किट में बढ़ेगा, सिंपल सा हिसाब किताब है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर क्या? यहीं पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा है। ओम्स लॉ भी यही कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। रिया क्लियर है क्या? रिया समझ में आया क्या कि सारी चीजें, अगर लेंथ एरिया टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो V वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ, तो कंडीशंस क्या लिखते हैं,
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, विद लेंथ एरिया और टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. इज इट क्लियर क्या? Is it clear to all of you? I का मतलब करंट, I का मतलब करंट है, I का मतलब करंट होता है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट. ठीक है, अगेन कुछ शिखर सिंह के सर मैं डिस्कनेक्ट तो समझ नहीं पाया, बाकी सब लोग लिखें, शिखर समझने की कोशिश करो. देखो शिखर बड़े सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ. मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टर ले लिया, हमने कोई कंडक्टर ले लिया, समथिंग छोटा कंडक्टर लेता हूँ मैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, ठीक है, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, सही है. मैं स्लाइड डाउन करूं, आपको पिछले स्लाइड में थोड़े लिखना है, अभी इस स्लाइड में लिखना है, पूरा स्लाइड दिख रहा है अभी तो. ठीक है, चलिए मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, अब इस कंडक्टर का मैंने मान लिया कि लेंथ फिक्स है, ठीक है, लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, टेम्परेचर भी सेम है. हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब बड़ा क्लियर कट बात है कि जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट भी बढ़ेगा. क्लियर है शिखर? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा. अच्छा, लेट मी नो सारे लोग, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? एम आई ऑडिबल, कंप्लीटली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? से यस, ग्रीन टिक कर दो अगर मेरी आवाज आ रही है तो. शिखर आई थिंक नेटवर्क ना आपका इशू है शिखर. शिखर थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है आपका, ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात तो क्लियर होगी. कंडीशंस क्या है, लेंथ एरिया और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. साहिल सिंह, मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है. आई थिंक साहिल और शिखर आप लोग थोड़ा नेटवर्क को करेक्ट करो, ठीक है, नेटवर्क का इशू है, थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा देर बाहर में देख लो एक बार, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे तो ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि बाकी लोगों के कंप्लेंट्स नहीं है. ठीक है, तो मैंने बोला V इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू I. चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा एक बार आगे बढ़ता हूँ. तो हमने क्या बोला कि वोल्टेज अगर मेरा किसी सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आना चाहिए. हर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, तो यहीं पे एक कांस्टेंट आता है R इंटू I. यहीं पे एक कांस्टेंट आता है R, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. या इसी को नाम देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस. इसी R या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने यहीं पे हमारा टर्म आता है रेजिस्टेंस. तो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होता है. क्लियर है? इसका डेफिनेशन वगैरह सब हम बाद में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. इक्वेशन का एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और यहीं से हमारा सबसे फेमस इक्वेशन आता है, दैट इज B इक्वल्स टू I इंटू R. बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, B इक्वल्स टू I इंटू R. इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. इज इट क्लियर क्या? ये दूसरा अब फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इस फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं साहिल, फिगर नहीं बनाना है. क्या सबको क्लियर है क्या? ओम्स लॉ समझ में आया क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I.
एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया जिसको हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम दिया हमने रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू I इंटू आर, यही है हमारा ओम्स लॉ। ये इतना इजी टॉपिक है कि इसके सारे क्वेश्चन वन लाइनर बनेंगे। नहीं विश्वास हो तुरंत चेक कर लेंगे अभी हम लोग, ठीक है? तुरंत चेक कर लेंगे, सबसे आसान टॉपिक है। समझना स्टेटमेंट्स को है, एग्जाम में सीधा आता है व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, हाउ डू यू एक्सप्रेस ओम्स लॉ। 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। मैं चाहता तो सीधा सीधा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखवा सकता था, लेकिन ये लिखने से आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बेटर है कि हम पूरा समझ समझ के सब कुछ लिखते चलें। तो V इक्वल्स टू IR, ये अपना ओम्स लॉ है। शिखर, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला कि हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, हम जान चुके हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमारा R। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितना है? R। क्लियर है? यही R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। R की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हो क्या होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? R होता है V अपॉन I। क्लियर? किसी भी कंडक्टर में R जो होता है वो क्या होता है? V अपॉन I। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई दिक्कत है क्या? शिखर ने पूछा सर इस रेजिस्टर का यूज क्या है? शिखर, हर सर्किट करंट के फ्लो में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि रेजिस्टेंस का सर यूज क्या है। याद रखिएगा, जिस डिवाइस का, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या क्लियर है क्या सबको? क्या हम कह सकते हैं इफ कंडक्टर has higher resistance, it is poor conductor। एग्जाम्पल देता हूं, वुड, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा इसका। शिखर, न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे, अभी मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं इसको। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर हाई है मतलब वो कंडक्टर बुरा है, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो मतलब वो कंडक्टर अच्छा है। क्लियर है क्या? अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर क्या कह सकते हैं कम होगा तो अच्छा कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो बुरा कंडक्टर होगा। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर क्या? If a body has higher resistance, it is poor conductor। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल में वुड बुरा कंडक्टर होता है। क्लियर है? ये आपको इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दी गई है। मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी हाई होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम कह सकते हैं आयरन, स्टील, ये सब कंडक्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के ग्राफ पे। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ पे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी खूब क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ, तो कैसे ग्राफ बनाते हैं? V और I का ग्राफ बनाते हैं। अभी तक सबने पढ़ा है कि V और I का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमने देखा है कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। VI का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है क्या? दीदी, इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके पास कंडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो या कम हो, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस का मतलब लो कंडक्शन। क्लियर है क्या अदिति? अदिति, कोई बुरा कंडक्टर अच्छा कंडक्टर पहचानना है ना तो रेजिस्टेंस चेक कर लो उसका।
रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो बुरा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो बहुत अच्छा कंडक्टर। क्लियर है क्या अदिति? चलिए, तो ये सब लोग वीआई कर्व बनाइए, ग्राफ सब लोग वीआई का कर्व बनाएंगे। शिखर बताते हैं अभी, शिखर इसको बताएंगे अभी। सब लोग वीआई कर्व बनाइए। साहिल ने पूछा ह्यूमन 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 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीडियम, नॉट वेरी गुड बट हाँ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, सब लोग इस वीआई ग्राफ को बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। सब लोग इस वीआई ग्राफ को बनाएंगे, फिर हम लोग इस ग्राफ के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। साहिल, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट भी हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। It's not compulsory कि body which is good conductor of heat is also a good conductor of electricity. चलिए, ग्राफ बना लिया सबने? चलिए, हम ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में थोड़ा और बात करना चाहेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में थोड़ा और बात करेंगे हम लोग। क्या है तो वी आई कर्व मान लीजिए हमने वी आई कर्व बनाया। ठीक है, मान लीजिए हमने वी आई कर्व बनाया और वी आई कर्व हमने क्या किया, कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, तो वी आई कर्व जब हम बनाते हैं तो इस ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालें ये जानना चाहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम अ वी आई कर्व। तो याद रखिएगा कि वी आई कर्व का स्लोप जो होता है, वो देता है हमको रेजिस्टेंस। स्लोप जो देता है वो देता है हमको रेजिस्टेंस। कितने लोग इस क्लास में स्लोप जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्लोप? एनीवन? कितने लोग ग्राफ के स्लोप के बारे में जानते हैं? शिखर, वेरी गुड। शिखर ने कहा वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। अपूर्वा ने ज्यादा बेटर कहा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वेरी गुड, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं स्लोप क्या होता है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि मेरे पास मैंने बोल दिया कि इस करंट जब आई है तो वोल्टेज मेरा वी है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि करंट मेरा आई है तो वोल्टेज क्या होगा, वी होगा। क्लियर है? तो मैंने ये जब बोला तो मेरे पास क्लियरिटी क्या है कि वी और आई है। तो इस केस में स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बहुत क्लियर कट फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। क्लियर है? इसको आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर इसको एक एंगल मान लेते हैं थीटा, तो इसको हम लोग टैन थीटा भी कहते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा इस चीज को। ठीक है, तो मैं तब तक आपको छोड़ देता हूँ कि आप पढ़ लें। तो स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इस ग्राफ के हिसाब से चेंज इन वाई कितना होगा देखते हैं। क्या चेंज इन वाई मेरा 0,0 से वोल्टेज में चेंज, वाई में चेंज क्या वी है, क्या करंट में चेंज आई है क्या? तो इस स्लोप को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इस स्लोप को हम लोग और क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्या वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा क्या? क्या हम कह सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स resistance?
इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। एक एक करके ग्राफ से सीखना है अपने को। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे अपना स्टेटमेंट भी लिख लो, स्टेटमेंट भी लिख लो। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, बता रहा हूँ साहिल, ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। साहिल ने सवाल पूछा है कि सर ये टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्यों लिखा है आपने सर? देखो टैन थीटा एक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साहिल, ठीक है। टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम चेंज इन वाई एक्चुअली क्या है, मेरा परपेंडिकुलर ही तो है, और चेंज इन बेस क्या है, और डेल्टा एक्स ही तो है। क्लियर है क्या शिखर? एक सवाल शिखर ने बहुत अच्छा पूछा है। शिखर ने सवाल जो पूछा मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अगर जीरो नहीं दिया हुआ, 2 वोल्टेज 2 करंट दिया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे शिखर, देखते हैं। चलिए शिखर का जो सवाल है मैं उसको भी लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो शिखर का जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि सर मान लीजिए सर आपको, मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है I1 और ये दिया गया है V1। क्लियर है? ये आपको दिया गया है कुछ V2 और आपको ये दिया गया है I2। क्लियर बात है? V1 I1 V2 I2 दिया हुआ है आपको। तो इस केस में अगर अपने को रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अगेन चेंज इन वाई कितना हो जाएगा? चेंज इन वाई की अगर बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1, और चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? I2 माइनस I1। तो क्या लिख सकते हैं कि R इज नथिंग बट इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1। यही डाउट था क्या साहिल? शिखर आपका डाउट था। शिखर क्लियर है क्या? शिखर जो आप पूछना चाहते थे यही पूछना चाहते थे क्या? ठीक है, सब लोग इस ग्राफ्स को बनाते चलेंगे। मैं आपको ग्राफ्स को सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। अब एक और ग्राफ, ठीक है, अगेन अभी तक हम वी आई ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, कैसे कंपेयर करेंगे हम? मान लीजिए 2 बॉडीज का दिया हुआ है वी आई का, बिल्कुल आपको भी शिखर ग्राफ बनाना पड़ सकता है, ग्राफ पे खूब क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए कि हमने 2 कंडक्टर का वी आई ग्राफ बनाया है। अब हम जानना चाहते हैं किसका स्लोप ज्यादा होगा। याद रखिएगा जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, यानी स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। इसी तरीके से कह सकते हैं रेजिस्टेंस एट ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट बी। इज इट क्लियर क्या? याद रखिएगा वी आई कर्व में जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? पूर्वा क्लियर है? कोई डाउट इसमें? या आपने मोशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आपने मोशन में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बस जो आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको आईवी कर्व भी दे देता है, कभी कभी आपको आईवी कर्व भी दे देता है।
ठीक है, IV कर्व, और फिर आपसे पूछता है कि बताओ किसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। याद रखिएगा यहाँ पे अप्रोच अपना, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। इस केस में स्लोप जो हो जाता है यहाँ पे वो V/I नहीं हो जाता है, यहाँ पे I/V हो जाता है। इसका मतलब स्लोप हो जाता है 1/R। याद रखिएगा इस केस में अभी भी स्लोप ऑफ A जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, लेकिन स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि स्लोप अब R नहीं है, स्लोप इक्वल्स टू क्या है, 1/R है। इसीलिए इस केस में कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B। सीधा मैं हिसाब लगाना, एंगल कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर IV कर्व दे दिया जाए तो कम एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस, अगर VI कर्व दे दिया जाए तो ज्यादा एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस। याद रहेगा क्या सबको? शिखर, साहिल, क्लियर है क्या? साहिल डाउट है? साहिल, मैंने बोला कि इस बार VI कर्व नहीं बना रहे हम, इस बार हम IV कर्व बना रहे हैं। तो इस बार स्लोप थोड़े ना पर y/x होगा, भाई स्लोप तो y/x ही होगा, लेकिन V/I थोड़े होगा। इस बार तो I/V होगा, और स्लोप अगर I/V होगा तो वो तो 1/R हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या स्लोप इस बार R के बजाय 1/R हो जाएगा क्या? अगर स्लोप मेरा रेजिस्टेंस होता था तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन अब तो जितना ज्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो क्या इस हिसाब से कह सकते हैं क्या कि बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है ए वाले से? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं VI कर्व पे, अगले दिन और बात करेंगे डिटेल में। जल्दी से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग बनाए जल्दी से। VI ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है। ओम्स लॉ कहता है सिंपल, V इक्वल्स टू I इंटू R। वन लाइनर है, जल्दी। हमारे पास काफी आंसर आ चुके हैं। कुछ लोग, अंकित कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? अच्छा, मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बताया था, ये ओम होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओम, ठीक है। मतलब कि मेरे पास आई दिया हुआ है कितना, 3.2 एम्पियर। मेरे पास आर दिया हुआ है 50 ओम, तो V इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू आर। 3.2 इंटू 50 कितना हो गया, 50 इंटू 3.2 160 वोल्ट। इज इट क्लियर क्या? 160 वोल्ट सही है क्या? अंकित गलती हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक, देख लो। क्लियर है? लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। EMF का मतलब कुछ नहीं है, बैटरी है। टर्म जनरली यूज नहीं करता है, लेकिन EMF सोर्स का मतलब होता है बैटरी। ट्राई दिस क्वेश्चन। आई गॉट फर्स्ट फ्रॉम अदिति, वेरी गुड। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर है।
वेरी गुड, 4 ओम, वेरी गुड। साहिल 16 कैसे आ गया? साहिल अपने पास V दिया हुआ है 8 वोल्ट, I दिया हुआ है 2 एम्पियर, R कितना हो जाएगा? V अपॉन I 8/2 4 ओम हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होता। खैर हमने आज बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए, अगले दिन हमें थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डेज क्लास। ठीक है, अपने अगले क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं जहां में न्यूमेरिकल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा बढ़ेगा अपने पास। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर कि अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सब लोग एनसीईआरटी की थोड़ा रीडिंग दें, सब लोग एनसीईआरटी की थोड़ा रीडिंग दें। हम लोग अगले दिन अपने बेस्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ लिया है, अब अगले दिन न्यूमेरिकल्स की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। शिखर HC वर्मा बनाना चाहते हो, गो अहेड। अगले क्लास के बाद आप HC वर्मा बना सकते हो। फ्रॉम आफ्टर नेक्स्ट क्लास आप HC वर्मा बना सकते हो, क्योंकि आपका पहला पोर्शन स्वीप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज होमवर्क ज्यादा नहीं है, होमवर्क बस वही है, 2 एडवांस के क्वेश्चन कर लेना। ओके अर्णव, सही है। चलिए, हैव अ नाइस डे, एंडिंग द सेशन। And let me tell you, थोड़ा बच के रहो, and your chemistry classes for this week will remain suspended. आपकी इस वीक की केमिस्ट्री क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी। इस वीक आपका जो केमिस्ट्री क्लास शेड्यूल्ड है वो नहीं होगा। ठीक है, sir has been tested positive, so he will not be taking classes. ठीक है, Nirav sir is tested positive, so this week he will not be able to take class. Hope he recovers soon. Okay. Om, take rest. Om, just take precautions. I know you are tested positive. Take rest. Take proper help. We too have been are infected. So hope to recover soon. Okay, बच्चों, चलो, have a nice day. Tough times requires tough measures. ठीक है, be strong, stay safe.